दोस्तों कहते हैं ना, कुछ कहानियाँ कागज़ पर नहीं बल्कि हालात की आग में खुद ब खुद लिखी जाती हैं। रिश्तों की तपिश और वक्त की चोट जब मिलती है तो एक नया किरदार जन्म लेता है। ऐसा ही एक किस्सा है पंजाब के एक छोटे से ज़िला का, जहां मलक रियाज नाम का एक बासर शख्स का सिक्का चलता था। उसके पास 4 ईंटों के भट्टे थे और हर भट्टे पर 200 से ज़्यादा मजदूर काम करते थे। ये मजदूर सुबह मिट्टी में हाथ डालते और शाम को धूल में लिपट कर वापस आते। इन्हीं मजदूरों में एक दिन एक नई लड़की आई। नाम था उसको आयशा, जो सरगोदा के गांव से आई थी। इंटरमीडिएट पास थी। नहायत मासूम, खूबसूरत से बढ़कर मेहनती। उसका सांवला मगर चमकदार रंग, बड़ी आंखें, चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे धूप में भी चांदनी उतर आई हो। जब वो मिट्टी में काम करती तो उसके पसीने से भीगा हुआ चेहरा सुकून से लबरेज लगता, जैसे ये कोई आम मजदूर नहीं बल्कि किस्मत से लड़ती हुई कोई फरिश्ता है। एक दिन मलक रियाज का बेटा हमजा, जो इंजीनियरिंग को मुकम्मल करके अब अपने वालिद का कारोबार संभाल रहा था, सुबह की सैर पर निकला और पहली बार आयशा पर नजर पड़ी। वो गीली मिट्टी में खड़ी दोनों हाथों से पानी डाल रही थी और अपने ही पाँव से मिट्टी गूंथ रही थी। वो मंजर इतना अनोखा था कि हमजा वहीं ठहर गया। आयशा का चेहरा पसीने से शफाफ शीशे की तरह चमक रहा था और मिट्टी उसके हाथों और पैरों से लपटी हुई थी। अचानक आयशा ने उसकी नज़रें महसूस की, करीब रखा दुपट्टा उठाया और फौरन अपने ऊपर ओढ़ लिया, जैसे अपने इज्जतो वकार को डांप लिया हो। हमजा कुछ देर उसे देखता रहा, फिर खामोशी से लौट गया। मगर अगले दिन फिर उसी वक्त आया और फिर वही मंजर, वही मिट्टी, वही पसीना, वही मेहनत और आयशा की वही झुकी नजरें। अब हमजा रोज आने लगा। कभी दूर से देखता, कभी हल्की सी बात करता, कभी बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुरा देता। और आयशा अब नजरें तो नहीं चुराती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक लिहाज, एक डर, एक अनकही दूरी जरूर नजर आती थी। शाम को जब सारे मजदूर ईंटें जमा करते तो आयशा अपने बाप बाप के साथ बर्तन मांजती, खाना बनाती, अपना हिस्सा पूरी ईमानदारी से अदा करती। वो सिर्फ ईंटें नहीं बना रही थी बल्कि अपना मुस्तकबिल तराश रही थी। तीसरे दिन जब हमजा आया तो आयशा, उसके वालिदैन वहाँ मौजूद न थे। उसने पूरा भट्टा छान मारा मगर सब कुछ सुनना पड़ा था। परेशान होकर दफ्तर गया, अपने दिल को काबू में रखने की कोशिश की मगर दिल बेचैन रहा। अगले दिन भी गया, नज़र ढूंढती रही। एक हफ्ता इसी हाल में गुजर गया। वो हर सुबह शाम आता मगर आयशा कहीं दिखाई ना दी। फिर 8वें दिन लौटा तो आयशा वहीं थी, उस मिट्टी में, इस पसीने और इस खुददारी में लिपटी हुई। वो करीब गया, मुस्कुराकर बोला, यकीन नहीं आ रहा, कहाँ चली गई थी आप? आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कहीं नहीं, यहीं थी। हमजा ने कहा, पर मैं तो रोज़ आता था, आप कहीं दिखी नहीं। इतने में उसके वालिदैन भी आ गए और अदब से बोले, अस्सलाम वालेकुम साहब। हमजा ने एहतराम से सर झुकाया और पूछा, कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? आयशा के वालिद ने कहा, 15 साल हो गए साहब, यहीं से घर का खर्च चल रहा है। हमजा ने आयशा की तरफ देखकर कहा, बेटी बहुत मेहनती है, हमारे घर की लड़कियां तो आटा भी नहीं गूंथती और ये अकेली मिट्टी से लड़ रही है। ये सुनते ही आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अंग्रेजी में कहा, थैंक्स जू। उसके माँ बाप की आंखें फख्र से भर आईं। बाप ने कहा, साहब पढ़ाई में तेज है, नानी के पास रहकर इंटरमीडिएट की है, अब हमारे साथ है, जल्दी ही शादी कर देंगे। हमजा को दिलचस्पी और कहा, रियाजी कितनी अच्छी है। आयशा ने फ़ौरन और रवानी से सुनाया। हमजा ने मोबाइल से मिलाया, सब बिल्कुल दुरुस्त था। अब हमजा सिर्फ मुतवज्जो नहीं था बल्कि उसकी सादगी, समझदारी और मेहनत का गर्विदा हो चुका था। और शायद आयशा की आंखों में भी अब एक नरमी सिर्फ हमजा के लिए थी, जिसे अल्फाज में नहीं सिर्फ एहसास में महसूस किया जा सकता था। उस दिन के बाद जैसे भट्टी की फ़ज़ा में कुछ बदल से गया। वही मिट्टी, वही धूप, मगर अब हर चीज़ में एक गर्मजोशी थी। हमजा अब रोज़ आने लगा। कभी पानी की बोतल ले आता तो कभी खामोशी से आकर आयशा के पास बैठ जाता, कभी सवाल कर लेता, कभी बिना कुछ कहे बस सुनता रहता और देर तक उसे देखता रहता। आयशा अब पहले की तरह नज़रें नहीं झुकाती थी मगर उसकी आंखों में एक लाज, एक डर और कहीं ना कहीं एक उलझन साफ नजर आती थी। शायद ये समाज का डर था, या वालिदैन के भरोसे को ना तोड़ने की फिक्र, या शायद अपने दिल की कैफियत को समझने और कबूल करने में वक्त लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता छोटी मुलाकातें लंबी होने लगी, बहाने बनने लगे एक दूसरे को देखने के। हमजा अब दफ्तर में कम और आयशा के करीब ज़्यादा दिखाई देता था और आयशा भी अब सुबह कुछ जल्दी उठने लगी, दुपट्टा संभालती, बाल अच्छी तरह बांधती। जब हमजा आता तो उसके चेहरे पर एक अलग से रोशनी फैल जाती। ना किसी ने इजहार किया, ना कोई वायदा हुआ, मगर दोनों की आंखों की चमक और हल्की सी नमी सब कुछ कह चुकी थी।
لیکن شاید قسمت کو یہ خاموشی بھی منظور نہ تھی۔ ایک دن اچانک حمزہ غائب ہو گیا۔ بٹے کا دفتر بند تھا، اس کی کرسی خالی تھی اور عائشہ کا دل جیسے اسی کرسی پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ 3 دن گزر گئے۔ عائشہ ہر آہٹ پر پلٹتی، ہر شور پر چونک جاتی۔ گاڑی کی آواز پر عائشہ چونک کر دیکھتی مگر حمزہ نہ آیا۔ چوتھے دن جب وہ اپنے ٹوکروں میں اینٹیں سجا رہی تھی تو اچانک پیچھے سے ایک جانی پہچانی آواز آئی، کہیے کوئی میرا انتظار کر رہا تھا کیا؟ عائشہ پلٹی، سامنے حمزہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پہلے تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آئی مگر اگلے ہی لمحے چہرہ سخت ہو گیا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ حمزہ ہنسا۔ کیا بتانے کی ضرورت تھی؟ عائشہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ضرورت تھی کیونکہ کوئی تھا جو روز اسی طرح دیکھتا تھا جہاں سے آپ آتے تھے۔ حمزہ خاموش ہوا، پھر مسکرا دیا، اچھا تو یہ بتائیے جب میں ہفتے بھر آتا رہا اور آپ نہیں دکھیں تو میں کس کا انتظار کرتا رہا؟ عائشہ کا چہرہ جھک گیا۔ ہم دوسرے بٹے بار گئے تھے، کوئی ضروری کام تھا۔ اس دن میں نے جھوٹ بولا تھا۔ حمزہ ہلکا سا ہنسا۔ جھوٹ بولنے کی ادا بھی بڑی پیاری ہے آپ کی۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر حمزہ نے کہا، میں اپنی بہن سے ملنے گیا تھا، اس کی شادی کے لیے لڑکا دیکھنے۔ عائشہ نے دھڑکتے دل سے پوچھا، اور آپ کی شادی کب ہوگی؟ حمزہ نے ٹھہر کر جواب دیا، میں نے تو کر لی شادی۔ یہ سنتے عائشہ کا رنگ اڑ گیا، ہاتھ مٹی سے ہٹ گئے، وہیں بیٹھ گئی جیسے اندر سے کچھ چھین گیا ہو۔ حمزہ نے جھک کر آنکھوں میں دیکھا، کیا ہوا؟ مذاق تھا یار، شادی نہیں کی؟ عائشہ نے لرزتی آواز میں کہا، آپ میری قسم کھا سکتے ہیں؟ حمزہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ تیری قسم؟ عائشہ کی آنکھیں باہر آئیں مگر ہلکی سی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ الفاظ لفظوں پر نہ تھے مگر آنکھیں سب کچھ کہہ گئیں۔ اب اعتماد تھا، مٹی میں لپٹا وہ لمحہ زندگی کے سب سے سچی حقیقت بن گیا۔ مگر انہیں کیا خبر تھی کہ ان کا یہ پہلا اظہار کسی کی آنکھوں میں قید ہو چکا ہے۔ ذرا فاصلے پر کھڑی عائشہ کی ماں سب دیکھ چکی تھی اور ان کے چہرے کا سناٹا کسی آنے والے طوفان کی آہٹ جاتا تھا۔ اس رات چولہا نہ جلا۔ ماں سغرا بی بی خاموش گھاٹ پر بیٹھی رہی، آنکھیں دیوار پر تھیں مگر سوچیں کہیں اور بھٹک رہی تھیں۔ عائشہ نے بار بار پوچھا، اماں کچھ چاہیے؟ تھک گئی ہو؟ خاموش کیوں ہو؟ مگر سغرا بی بی کی چپ سب کچھ کہہ گئی۔ آخرکار بغیر آنکھوں میں دیکھے انہوں نے ایک سوال کیا، بتا عائشہ، وہ لڑکا تو اس سے کیا چاہتا ہے؟ عائشہ کا دل کانپ گیا۔ جس بات کو وہ زبان سے بھی نہ کہہ پائی تھی ماں کی آنکھوں نے پڑھ لیا۔ وہ آہستہ سے بولی، وہ کچھ نہیں مانگتے اماں، بس جب پاس ہوتے ہیں تو لگتا ہے دنیا رک جاتی ہے۔ سغرا بیوی نے گہری سانس لی، رکتی ہے بیٹا مگر میرے لیے نہیں، ہمارے لیے تو دنیا ہمیشہ آگے نکل جاتی ہے۔ عائشہ خاموش رہی، پھر مدھم آواز میں کہا، اماں کیا محبت کرنا گناہ ہے؟ سغرا بی بی کی آنکھیں بھر آئیں مگر لہجہ مضبوط تھا، نہیں عائشہ، محبت گناہ نہیں، لیکن غریب ہو کر کسی امیر سے محبت کرنا اس سماج میں سب سے بڑا جرم ہے۔ اس رات دونوں نہ سو سکیں، ایک ہی بستر پر دو وجود مگر الگ الگ طوفانوں کے ساتھ، اور اگلی صبح جیسے گاؤں میں بھونچال آ گیا۔ بٹے کے مالک ملک ریاض نے بلا لیا تھا، عائشہ کے والد کو بھی بلایا گیا، سغرا بی بی بھی ساتھ تھیں اور سامنے حمزہ اپنے سارے خاندان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ملک ریاض کی باری آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، تمہاری بیٹی نے ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی ہے، میرے بیٹے کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا ہے۔ عائشہ کے والد کانپتے ہوئے بولے، ملک ہم غریب ضرور ہیں مگر عزت ہماری بھی ہے، اگر بیٹی سے کوئی بھول ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا حمزہ اٹھ کھڑا ہوا، عائشہ نے کچھ غلط نہیں کیا، محبت میں نے کی ہے۔ لمحہ بھر کو سناٹا چھا گیا، ملک ریاض کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل اٹھیں۔ تو سمجھتا بھی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ حمزہ کی آنکھوں میں کوئی جھجک نہ تھی۔ ہاں سمجھتا ہوں، میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی جیسے وقت رک گیا۔ سغرا بی بی نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈر یا شرم نہیں تھی، وہاں اعتماد اور فیصلہ تھا۔ ملک ریاض غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے، اگر تو نے اس خاندان کی عزت کی قدر کی ہوتی تو اس لڑکی کا نام زبان پر لانے سے پہلے اپنی زبان کاٹ دیتا۔ مگر حمزہ نہیں جھکا۔ عزت وہ نہیں جو صرف نام سے ملے پاپا، عزت وہ ہے جو دل سے کمائی جائے۔ اگر محبت کرنا بے عزتی ہے تو میں یہ بے عزتی بار بار کروں گا۔ اور اسی لمحے حمزہ سب کے سامنے آگے بڑھا اور عائشہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس ایک لمس نے صدیوں سے جمی خاموشیوں کو توڑ دیا۔ ملک ریاض خاموشی سے دیکھتے رہے مگر اس بار ان کی آنکھوں میں صرف غصہ نہ تھا بلکہ درد اور ہار بھی جھلک رہی تھی۔ وہ چپ چاپ باہر نکل گئے اور وہیں کھڑا تھا آج کا سماج، ایک طرف رتبہ، خون اور خاندان، دوسری طرف ایک سچا رشتہ جس سے نہ ذات کی پرواہ تھی نہ نام کی۔
गांव में तूफान मच गया और हर चौपाल हर चाय की दुकान पर सिर्फ एक ही बात थी, हमजा और आयशा और वो मलक रियाज जिनकी ताक से पूरा ज़िला कांपता था, अब इन्हीं पर सवाल उठने लगे थे। यही बात उन्हें अंदर तक जला रही थी। एक शाम हवेली में सन्नाटा था, मगर मलक रियाज के अंदर लावा उबल रहा था। उन्होंने हमजा को बुलाया। हमजा आया। हमजा की आंखों में नरमी थी लेकिन कंधे झुके नहीं थे। वो जानता था कि आज कोई आखिरी बात होगी। मलक रियाज की आवाज़ मध्यम मगर तेज थी। अगर मैं कहूँ कि इस लड़की को छोड़ दो तो क्या छोड़ दोगे? हमजा ने बगैर पलक झपकाए कहा, आप कह सकते हैं अब्बू, लेकिन मैं नहीं कर सकता। रियाज मलक की रंगें तान गई मगर उन्होंने खुद पर काबू रखा। एक लंबी सांस ली और कहा, अगर आयशा इस घर की बहू बनना चाहती है तो उसे सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि मेहनत और अकल से ये साबित करना होगा। हमजा हैरान हुआ, क्या करना होगा? मलक रियाज ने जवाब दिया, भट्टे के पास जो सरकारी स्कूल है जहाँ लड़कियों के नाम तो दर्ज हैं मगर किताबें धूल चाट रही हैं, वो स्कूल 1 महीने के अंदर अंदर जिंदा होना चाहिए। नया नहीं, वही पुराना। लेकिन इस बार हर बच्ची उस क्लास में बैठे और गांव को यकीन हो गया आयशा सिर्फ मेरी बहू नहीं बल्कि इस गांव की बेटी है। हमजा कुछ कहना चाहता था मगर रियाज मलक ने हाथ उठाकर रोक दिया। मेरी बहू सिर्फ मेरे बेटे की महबूबा नहीं हो सकती, वो मिसाल बननी चाहिए जिस पर मेरा सर फख्र से बुलंद हो। हमजा ने यह बात आयशा को बताई। बाप की दी गई आजमाइश जो इज्जत की थी मगर बहुत कठिन। चंद लम्हे आयशा खामोश रही, पलकें झुकी रहीं मगर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। फिर उसने सर उठाया। उसकी आंखों में जो चमक थी वो डर की नहीं बल्कि तैयारी की थी। उस इम्तहान को पार करने के उसने हमजा की आंखों में देखकर ठहर कर मगर मुकम्मल अज़्म के साथ कहा, अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे किसी टूटी सोच से लड़ना पड़े, किसी मासूम की आंखों में ख्वाब बोने पड़े या पूरे गांव को नई समझ देनी पड़े तो मैं ये सब कुछ करूँगी, क्योंकि ये सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि मेरी पहचान की लड़ाई है। इस रात वो बहुत देर तक जागती रही मगर सुबह होते ही उसने अपने कदमों में चपल नहीं बल्कि गांव भर की बातें बांध लीं। कभी लोग हंसते, कभी पंचायत टाल देती, कभी उस्ताद ताने मारते मगर वो रुकी नहीं। हर आंगन गई, हर माँ से मिली। वो पढ़ाने नहीं आई थी, वो आई थी बच्चियों के ख्वाबों को आवाज़ देने। आहिस्ता आहिस्ता गाँव की तस्वीर बदलने लगी। स्कूल की दीवारें फिर से रंगीन हो गई, नन्हे हाथों में स्लेटें आईं, आंखों में चमक और इत्मीनान उतरने लगा। 30 दिन बाद स्कूल के सहन में बच्चियां एक ड्रामा कर रही थी जिसमें वो जोर जोर से कह रही थी, बेटी बोझ नहीं मुस्तकबिल है। और पीछे खड़ा वो शख्स जो कभी इस तब्दीली के खिलाफ था, इसकी आंखें नम थीं, गला रूंधा हुआ था और सीना फखर से भरा हुआ था। वो आगे बढ़ा, स्टेज के करीब पहुंचा और सबके सामने बोला, जिसने इस गांव की बेटियों को बोलना सिखाया वो सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि इस गांव की शेरनी है। उसी लम्हे आयशा का हाथ सबके सामने थामा गया मगर उस दिन उसकी आंखों में सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, वो हक था जो उसने मांगा नहीं बल्कि कमाया था। अब शादी तय हो चुकी थी। गांव में डोल की थाप थी, रसोई में मिठाइयों की खुशबू थी और हर जुबान पर सिर्फ एक ही चर्चा था। लेकिन उसी वक्त हवेली के सबसे ऊंचे कमरे में वो शख्स बैठा था जिसके ख्वाबों में बहू की जो तस्वीर थी वो किसी शहर की पढ़ी लिखी शहजादी जैसी थी। मगर अब जो लड़की उस घर में आने वाली थी उसने पूरे गांव को मेहनत, यकीन और तब्दीली से संवारा था। शादी की रात जब आयशा सुर्ख जोड़े में हवेली में दाखिल हुई तो सबकी नज़रें बस उस पर टिक गईं। आज किसी ने नहीं कहा कि वो मजदूर की बेटी है। आज उसकी चाल में ठहराव था, माथे पर रोशनी, आंखों में वो चमक जो किसी रियासत की राजकुमारी में होती है। रियाज मलक आगे आए, उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी नहीं हो लेकिन आज से बेटी से बढ़कर हो। उनकी आंखों से आंसू बहे मगर वो आंसू हार के नहीं थे बल्कि सफ़र की जीत के थे जो उसने अकेले तय किया था। कुछ साल गुजर गए। दोनों ने मिलकर गांव में एक और स्कूल बनाया जहां गरीब बच्चियों को पढ़ाया जाने लगा। और सुबह वो खुद बच्चियों को पढ़ाने जाती और जब कोई बच्ची डरते हुए कहती, मैडम जी मैं तो मज़दूर की बेटी हूँ, तो वो मुस्कुरा कर जवाब देती, मैं भी थी और देखो आज तुम्हें पढ़ा रही हूँ। आज अगर कोई गांव के पुराने भट्टे के पास से गुजरता है तो वहाँ एक बोर्ड जगमगाता है जिस पर लिखा है ख़वातीन स्कूल, और लोग रोक कर कहते हैं ये वही लड़की है जो कभी ईंटें बनाती थी अब बेटियों का मुस्तकबिल बनाती है। इस कहानी ने यह सबक कहा कि जब इरादा सच्चा हो, साथ मजबूत हो तो ज़ात, बरादरी, नाम या पैसा कुछ भी रास्ता नहीं रोक सकता। और जो अपने ज़ोर बाजू से कुछ बनता है उसे कोई ताकत नीचा नहीं दिखा सकती। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आपके बेटे या बेटी ने मुआशरे से हटकर कोई रास्ता चुना होता
تو کیا آپ انہیں روک دیں یا ان کے ساتھ دیتے؟ کیا آپ آج بھی کسی کی ذات یا پیشہ دیکھ کر اس کی قیمت لگاتے ہیں یا اس کی محنت اور جذبہ دیکھ کر؟ سوچیں، شاید آپ کی سوچ ہی کسی اور کے لیے امید کی کرن بن جائے۔